हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के फॉर स्टडी में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में झारखंड बोर्ड के सभी छात्र छात्राएं जो क्लास 10th में 2023 फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्लास 10th का जो 2023 का बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें जो आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहेगा उसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब 1 नंबर या कितना, 2 नंबर या कितना और 3 नंबर या किस टाइप के सवाल पूछा जाएगा, उसको जानने के लिए साथ में जो आपका स्कूल के द्वारा जो मॉडल टेस्ट पेपर जो लिया गया, मॉडल टेस्ट हुआ यानी कि मॉक टेस्ट लिया गया, उनका मैं सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन यहाँ पर लाया हूँ आप लोगों के लिए। इससे पहले दोस्तों हम लोग हिंदी का सॉल्यूशन देख चुके हैं। अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया रहेगा, तो आप लोग जरूर से जरूर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा हिंदी का। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ को देखने वाले हैं। जो मॉक टेस्ट आपका हुआ, तो जो भी स्टूडेंट मॉक टेस्ट स्कूल में दे चुके हैं और इन सभी प्रश्नों को एक बार देख लिए हैं, तो फिर भी एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि इन सवालों में से मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन जो कि है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा और इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताऊँगा कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से अच्छे से लिखेंगे ताकि आपका जो एग्जामिनर रहेगा वो एक भी मार्क्स ना काटे। क्योंकि दोस्तों आपका जो सब्जेक्टिव एग्जाम होता है इसमें आपका स्टेप मार्किंग का बड़ा रोल रहता है, तो इसलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए ये वीडियो लाया हूँ। और दोस्तों तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर झारखंड बोर्ड के सभी छात्र छात्राएं एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों का तैयारी, आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है, एग्जाम को लेकर आप लोग कितना ज़्यादा सीरियस है। तो चलिए देखिए, मॉडल टेस्ट सब्जेक्ट मैथ क्लास 10th, और इसमें दोस्तों आपका 30 मार्क्स के लिए जो कि मॉक टेस्ट लिया गया था स्कूल का, ये और से मेरा एक ऑफलाइन स्टूडेंट मुझे ये क्वेश्चन दिया है, जिनके कारण इसके पहले हिंदी का दे दिया हूँ और ये मैथ का है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों का साइंस का भी प्रोवाइड कर दूंगा, जितना सारा क्वेश्चन मेरे पास है धीरे धीरे मैं सभी प्रोवाइड कर दूंगा। और इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर कर लीजिएगा, अगर नहीं किए हैं और आपसे नहीं हो पाया तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर सॉल्यूशन भी लाया हूँ विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं सवालों के साथ। तो देखिए सेक्शन ए सबसे पहले आता है और सेक्शन ए में क्या पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 5, इसमें 1 से 5 क्वेश्चन पूछा गया है, प्रत्येक 1 नंबर यह है, कैरी 1 मार्क्स ईच। यहाँ पर देख सकते हैं पहला सवाल है, जांच कीजिए कि x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x-3 एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में कोई अगर इक्वेशन रहता है, एक समीकरण रहता है, तो उसी को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, जो कि आप लोग के लिए ऑलरेडी देखिए ये तो पूछा है आपका 1 नंबर या, लेकिन ये क्वेश्चन को अगर सब्जेक्टिव वे में बनाना चाहोगे तो इस प्रकार से आपको बनाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए मैं ऑलरेडी बना के लाया हूँ इन सभी प्रश्नों को, क्योंकि यहाँ पर बनाता हूँ एक एक क्वेश्चन तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि मैथ का है ना, तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा। मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा और कुछ भी अगर डाउट रहेगा तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, जांच कीजिए कि ये x-2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x-3 एक द्विघात समीकरण है या नहीं। तो चलिए जांच करेंगे। तो देखिए जांच दिया है समीकरण, हम लोग को क्या समीकरण दिया था, ये समीकरण दिया है। इसको जब हम लोग को तोड़ना होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं x-2 का होल स्क्वायर, इसको हम लोग तोड़ दिए a² - 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला में दोस्तों ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूला में इसको तोड़ने पर x² - 2 × 2 × x+2 स्क्वायर, इधर वाला पार्ट और इधर वाला ऐसा ही रख दिए। और यहाँ पर देख सकते हैं x² - 4x प्लस 4 इक्वल टू 2x-3 यहाँ तक हुआ। उसके बाद क्या किया हम लोग, x² - 4x - 2x और प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। देखिए इधर वाला जो बराबर के इस साइड में 2x था, इसको हम लोग बराबर की साइड ले आए तो -2x हो गया, और -3 इधर था तो बराबर की साइड ले आए +3, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्लस अगर बराबर के उस साइड जाता है माइनस हो जाता है, और अगर माइनस बराबर के किसी वो साइड जाता है तो प्लस हो जाता है। उसी प्रकार से अगर कहीं पर डिवाइड रहता है वो बराबर के उस साइड जाता है तो मल्टीपल गुना में बदल जाता है, और गुना रहेगा तो उस साइड जाके भागा में बदल जाता है। तो ये सभी मैथ का जो बेसिक फंडा होता है वो तो पता ही होगा आप लोगों को, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर दिया ताकि आपके कैलकुलेशन में समझ में आसानी हो जाए अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता है। तो देख सकते हैं x² - 4x - 2x प्लस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। देन क्या हुआ, x² - 6x हो गया, क्योंकि -4x और -2x, माइनस माइनस क्या होता है जुड़ता है और चिन्ह माइनस का ही रहता है, तो इसीलिए -4x - 2x जोड़ के क्या हुआ -6x। तो x² - 6x प्लस 7 बराबर 0 हुआ, जो कि किस फॉर्म में आ गया, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आ गया। देन यहाँ पर हम लोग लिख दिए, क्योंकि यह ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के रूप का है, इसीलिए यह एक द्विघात समीकरण है। तो इसलिए ये जांच हो गया, ये द्विघात समीकरण आपका है। चलिए
अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे यहाँ पर एक सवाल पूछा गया था, समानांतर श्रेणी 1, -1, -3, -5 डॉट डॉट के लिए प्रथम पद यानी कि ए और सार्वंतर यानी कि डी फाइंड करना है, लिखने बोला था। तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसका भी सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कर दिया हूँ। तो देख सकते हैं सेक्शन ए का ही ये समानांतर श्रेणी जो कि दिया हुआ था, तो समानांतर श्रेणी हम लोग के पास ये है। देखिए यहाँ A1 1 हो जाएगा जो कि प्रथम पद, एक जो पहला वाला को A1 बोला जाता है प्रथम पद, और जो दूसरा वाला है A2 और तीसरा वाला A3, चौथा वाला A4, इसी तरह से क्रम में जाते रहता है। तो प्रथम पद जो शुरुआत में रहता है वही प्रथम पद होता है। तो यहाँ प्रथम पद लिखने बोला था, प्रथम पद क्या होगा 1, सार्वंतर डी, तो डी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है A2 - A1। तो देखिए यहाँ पर फाइंड करने के लिए D = A2 - A1 किए, तो A2 का मान कितना है -1, उसके बाद फिर यहाँ पर माइनस साइन आया तो -1 इंटू -1 क्या हो गया -2, तो डी का वैल्यू कितना आ गया सार्वंतर -2, तो ये हो गया। चलिए अब आगे क्वेश्चन आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पर इसी में। अब सेक्शन ए में और जो क्वेश्चन है उस सबका जो कि सॉल्यूशन में इसमें करना चाहूँगा, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसका सॉल्यूशन मैं वहाँ पर नहीं किया हूँ। तो देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या पूछा था, मान निकालिए इवेलुएट। देखिए इसी प्रकार से ठीक आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कुछ क्वेश्चन आपका डायरेक्ट बनाने आएगा, कुछ प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव वे में रहेगा, और कुछ प्रश्न जो कि 2 नंबर या 3 नंबर या जो लेंथी रहेगा, थोड़ा सा स्टेप स्टेप आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए तीसरा नंबर सवाल जो कि ऑब्जेक्टिव वे में पूछा है, तो कोसेक 31 - सेक 59 इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कोई एक आंसर होगा। तो इसको कैसे सोल्व करना है, देखिए इस सभी टाइप के प्रश्न को सोल्व नहीं भी कीजिएगा, डायरेक्ट आंसर इसको, लेकिन कैसे, तो पहले आपको तो जानना पड़ेगा, बनाना आना चाहिए। तो देखिए कोसेक यहाँ पर हम लोग के पास है कोसेक 31 डिग्री - सेक 59 डिग्री। तो इसको हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, इधर वाला या इधर वाला किसी एक को तोड़ देते हैं, कोसेक 90 - 59। अगर यहाँ पर एक मिनट दोस्तों, ये कोसेक हम लोग के पास है 31 - सेक 59। तो देखिए ये 59 है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कोसेक ये 31 है ना, तो कोसेक 90 - 31 कर सकते हैं, माइनस सेक 59 करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा करने पर हम लोग के पास क्या आ जाएगा, तो देख सकते हैं क्योंकि इस चीज़ को लिखा गया है यहाँ पर, एक मिनट, ये जो सवाल है दोस्तों, यहाँ कोसेक एक फॉर्मूला होता है, कोसेक 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा हो जाता है। क्या होता है, सेक थीटा। ये एक फॉर्मूला सबसे पहले बताना चाहूँगा, उसके बाद देन सोल्व करते हैं। तो हम लोग के पास कोसेक 90, यहाँ पर जो कोसेक 31 है, इसको अगर हम लोग चेंज करेंगे तो डायरेक्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा बराबर एक फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है। तो क्या इसको हम लोग सेक 90 - 31 अगर इसको चेंज किया जाए तो क्या ये हम लोग का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कोसेक, यहाँ पर अगर निकल, क्योंकि 90 डिग्री पर चेंज होता है, 90 अगर यहाँ पर रहेगा 90 - थीटा चेंज हो जाएगा, कोसेक 31। तो यहाँ पर हम लोग का कोसेक 31 है, तो इसी चीज़ को किया गया है, तो 90 में से 31 घटाएंगे तो क्या होगा, तो 90 में से 31 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास, ये सेक 59। तो सेक 59 और सेक 59 कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 0। चलिए नेक्स्ट सवाल, एक वृत्त की कितनी समानांतर स्पर्श टेंजेंट रेखाएं हो सकती है। देखिए ये सवाल, अगर एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अगर ये पूछा जाता तो अनलिमिटेड होता, मतलब अनगिनत, लेकिन एक वृत्त की कितनी समानांतर स्पर्श टेंजेंट पूछा गया है। तो एक वृत्त डायग्राम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसी भी वृत्त पर यहाँ पर एक खींचा जाएगा, अगर एक बिंदु यहाँ पर इसके समानांतर दो ही पॉइंट पर खींचा जाएगा, यानी कि इसके समानांतर जो टेंजेंट रेखा है 2 ही हो सकता है, इसके ज़्यादा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा 2। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देख सकते हैं जो कि प्रायिकता चैप्टर से पूछा गया था, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। देखिए एक सिक्का में 2 ही पहलू होता है, एक होता है चित्त और दूसरा होता है क्या, पट। तो चित्त और पट आने का ही कंडीशन रहता है। तो एक सिक्के को या तो चित्त आएगा या तो पट, यानी कि आने की संभावना कुल कितना, 2, और एक बार जैसे कि एक बार उछाला जाता है तो एक ही ना आएगा, तो 1/2 इसका हो जाएगा। मतलब ऊपर प्रायिकता कैसे निकाला जाता है, प्रायिकता का फॉर्मूला याद रखिएगा प्रायिकता फाइंड करने का, कि संभव परिणामों की संख्या, ऊपर में क्या होता है, संभव परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो एक बार उछालेंगे तो या तो चित्त आएगा या तो पट आएगा, तो इसलिए 1 हो जाएगा, और उसमें चित्त या पट 2 आ सकता था, 2 संभव था, तो इसलिए 1/2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
1/2 ऑप्शन 1 हो जाएगा। चलिए अब सेक्शन बी के सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 to 7 ये सेक्शन बी है जो कि कैरी 2 मार्क्स ईच, यानी कि प्रत्येक में 2 मार्क्स मिलेगा आपको। पहला सवाल 6 नंबर, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 और 91 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, चलिए आगे मैं इसको सोल्व करके रखा हूँ, आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पर सेक्शन देखिए दोस्तों, ये सेक्शन हम लोग का हाँ सेक्शन बी यहाँ पर है 6 नंबर, सेक्शन बी 2 मार्क्स ईच। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना था, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि 26 का जब एलसीएम करेंगे तो 2 गुना 13 हो जाएगा, तो 2 गुना 13 लिख दिए। फिर उसी प्रकार से 91 का एलसीएम लेंगे तो 7 गुना 13 चलेगा। इसको जब गुणनखंड कर रहे हैं क्योंकि गुणनखंड विधि से बोला है, तो देखिए दोनों में से कौन कौन एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जो कॉमन मल्टीपल, ये दोनों 26 का मल्टीपल 2 × 13 हो गया और यह 91 का मल्टीपल 7 × 13, तो इन दोनों में से जो कॉमन है तो कॉमन को एक ही ले सकते हैं, 13 हो गया, और ये दोनों को अलग अलग ले लिए, यानी कि इसका एलसीएम 26 91 का क्या हो जाएगा, 13 गुना 2 गुना 7 करेंगे तो 182, तो एलसीएम कितना होगा 182 हो जाएगा, 182। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सेक्शन बी का ही नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कौन सी समकोण है, सिद्ध कीजिए कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। देखिए इस टाइप के सवाल को कैसे आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। ये आपका चैप्टर 6 का सवाल है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन यहाँ पर एक क्या हुआ, बट ये सेक्शन बी का सवाल है, किसका है, सेक्शन बी का सवाल है। चलिए दोस्तों यहाँ पर इस सवाल को देखते हैं। देखिए ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज बोला था और इसमें जिसका कौन सी समकोण है, तो इस प्रकार से एक डायग्राम हम लोग खींचे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पर सी कोण समकोण ले लिए है और यहाँ पर जो हम लोग का ए है, यहाँ पर हम लोग का क्या है, बी है। चलिए थोड़ा सा इमेज को छोटा करके दिखाता, हाँ देख सकते हैं यहाँ पर बी है और यहाँ ए, यहाँ पर सी और यहाँ पर 90 डिग्री है। तो यानी कि कहा जाए तो यहाँ पर समद्विबाहु मतलब जिसका 2 भुजा बराबर होता है। तो इसमें तो देखिए ये बड़का वाला क्या हुआ, कर्ण हो गया, लंबा वाला को कर्ण बोला जाता है समकोण त्रिभुज। तो ये समकोण त्रिभुज है, ये लंब हो गया और ये आपका आधार हो गया। तो देखिए ये दोनों इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है क्योंकि समद्विबाहु बोला है तो 2 को इक्वल लिया और यहाँ पर 90 डिग्री बना है। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, स्टेप मार्किंग होगा। तो स्टेप मार्किंग में लिखावट में भी आपका नंबर रहेगा, किस प्रकार से आप सोल्व करते हैं। देखिए दिया है एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कौन सी समकोण है, ये पहले लिखे। सिद्ध करना, हमें क्या प्रूव करना है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो देखिए समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कैसे होता है, तो दोस्तों समकोण त्रिभुज अगर रहेगा तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं, आप लोगों को पता ही होगा। पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यानी कि इस त्रिभुज का, इस डायग्राम का सबसे बड़ा वाला भुजा का स्क्वायर ये दोनों का स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी ये वाला है तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। लेकिन हम लोग को प्रूव करना क्या था, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बी सी के जगह में ए सी लिखे, क्यों, क्योंकि दोस्तों ए सी और बी सी इक्वल है, तो इसीलिए बी सी के जगह में ए सी लिख दिए, यहाँ पर दिखा भी दिए क्योंकि ए सी इक्वल टू बी सी। और इस प्रकार से हम लोग का क्या आ गया, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, जो कि प्रूव्ड हो गया। तो इसी प्रकार से आपको जस्ट एग्जाम में बनाना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपका। अब देखिए सेक्शन सी निकल कर आया है, सेक्शन सी जो कि 3 नंबर या क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसी प्रकार से आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। सेक्शन सी हल कीजिए। तो देखिए ये 2 समीकरण दिया था, इसको हल करना है, x + y = 14 और x - y = 4। तो कैसे सोल्व करना है हल करके, तो चलिए देखिए दोस्तों, इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग के पास 2 समीकरण है, दोनों समीकरण, इसको समीकरण 1 इस समीकरण 2 मान लिए। अब आगे क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर जब काटाकुटी यहाँ पर कटाएंगे तो x कट गया और 2y = 10 हुआ, तो y = क्या हो गया, 5 निकल गया। अब y का मान एक समीकरण या तो समीकरण 1 या तो समीकरण 2 में रख सकते हैं, तो समीकरण 1 में रख दिए। तो इसी प्रकार से हम लोग का x का मान आ गया। तो अतः x = 9 और y = 5 आ गया। इसी प्रकार से आपको बनाना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं।
ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, बिंदु युग्मो ए, देखिए यहाँ पर -5,70 ये नहीं होगा, ये 0 नहीं है, या -5,7 ही होगा। और बी इसको करेक्ट कर लीजिएगा, बी -1,3 के बीच दूरी, ऐसे 70 लीजिएगा फिर भी बन जाएगा, बट यहाँ पर 7 ही था। तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये आपका चैप्टर 7 का सवाल है, दूरी सूत्रों से बनाएंगे, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए यहाँ पर बना के रख दिया ऑलरेडी। तो देखिए बिंदु युग्मों इतना इतना के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन सबसे पहले ए बी एक रेखा ले लिए, ए का पॉइंट इतना है, बी का पॉइंट इतना है, इसको हम लोग x1 y1 बोल सकते हैं, इसको x2 y2 बोल सकते हैं। दूरी सूत्र जानते हैं, ए बी इक्वल टू √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। या तो इसको पहले लिखिए या तो इसको पहले लिखिए, बात बराबर चलेगा। और दूसरे नंबर x1 - x2 का होल स्क्वायर कीजिएगा और y1 - y2 का होल स्क्वायर कीजिएगा, फिर भी आंसर सेम आएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है। तो जब इन सभी का मान पुट कर दिए, बैठा दिए, तो हम लोग के पास √32 आया। या तो √32 में ही लिख दीजिए, या तो फिर √32 को हम लोग इस प्रकार से भी तोड़ के लिख सकते हैं, 16 × 2 यानी कि 4√2 इकाई हो गया। और तो बिंदु ए इतना पॉइंट और बिंदु बी इतना पॉइंट के बीच की दूरी कितना होगा, 4√2 इकाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी का, सेक्शन सी का। सेक्शन सी में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका ऊहो एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ये आपका समानांतर श्रेणी यानी कि चैप्टर 5 का सवाल है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल, ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए सभी सवाल को, इन सभी से रिलेटेड जितने इन चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा सभी सवालों को। और मैं आपके लिए मोस्ट BBI क्वेश्चन जरूर प्रोवाइड करूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छा मार्क्स चाहिए, आप टॉपर बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए वो हैप्पी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 है। तो कैसे, देखिए एपी तीसरा पद दिया हुआ है, एपी निकालना है, तो तीसरा A3 = 16 और सातवां पद 5वें पद से 12 है, यानी कि A7 इक्वल टू क्या होगा, A5 + 12। देखिए A3 को तोड़ रहे हैं, चूंकि A3 = 16 दिया है, तो इसको हम लोग an वाला फॉर्मूला में तोड़ रहे हैं। तो a + 3 - 1 × d = 16, क्योंकि जानते हैं an इक्वल टू क्या होता है, a + n - 1 × d। तो इसी प्रकार से इसको तोड़ के क्या हो गया, a + 2d = 16, इसको इक्वेशन 1 समीकरण 1 मान लिए। अब इसी प्रकार से ये वाला दिया था a7 = a5 + 12, तो इसको जब तोड़ दिए तो इस प्रकार से यहाँ से हम लोग का d का मान आ गया, देख सकते हैं d इक्वल टू क्या आ गया, 6। अब d का मान समीकरण 1 में पुट कर दिए, तो प्रथम पद जो a1 का वैल्यू आया है वही प्रथम पद हो जाएगा 4। दूसरा पद a2 में d जोड़ते गए, दूसरा निकल गया 10, तीसरा 14। इसी प्रकार से AP का हम लोग का बन गया 4, 10, 14 ... और आगे बन सकता था। तो इसी प्रकार से आपको शॉर्ट वे में सोल्व करना है, ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना है। तो आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गया है। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग का क्या था, इसमें और एक सेक्शन है। चलिए देखिए सेक्शन डी, जो कि सबसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है आपके मैथ के सब्जेक्ट में हाई मार्क्स दिलाने में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल निभाएंगे। तो क्योंकि ये सभी जो लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे और इसमें आपको 6 मार्क्स पूछा जाएगा, 6 मार्क्स एक क्वेश्चन का मिलेगा। तो देखिए आधारभूत प्रमेय को लिखकर सिद्ध कीजिए, ये आपका सवाल था और इसके लिए 6 मार्क्स। तो ये सवाल मैंने यहाँ पर कवर करने भूल गया, ये 2 क्वेश्चन आपका छूट गया। तो ये क्वेश्चन मैं किसी और वीडियो में, या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रोवाइड करूँगा मैथ का क्लास 10th के लिए, तो उसमें इन सभी प्रमेय पर बात करेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों को हिंट्स देना चाहेंगे, ताकि अगर आप लोग खुद से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। देखिए आधारभूत प्रमेय थेल्स प्रमेय को ही कहा जाता है। थेल्स के जो अनुपातिक नियमता के प्रमेय है, यानी कि एक त्रिभुज अगर रहेगा, एक त्रिभुज ABC मान के चलिए एक त्रिभुज है, अगर BC के समानांतर कोई एक रेखा खींचा जाता है DE, यानी कि BC के समानांतर रेखा जो DE इन दोनों इस त्रिभुज के दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसी थ्योरम को, इसी प्रमेय को सिद्ध करना है। 11 नंबर में पूछा था, तो इसको बना लीजिएगा। 12 नंबर लास्ट सवाल क्या था कि द्विघात समीकरण इतना कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वास्तविक मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें द्विघात सूत्र से ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण दिया हुआ था, इसका पहले d निकालना होगा विविध कर, यानी कि d का वैल्यू अगर 0 आएगा तो मूल वास्तविक होगा, मतलब मूल समान होगा। और
दोनों मूल समान निकलेगा, डी इक्वल टू 0 होगा। तो अगर डी लेस देन 0 हो गया, मतलब 0 मतलब डी का मान नेगेटिव आ गया तो कोई मूल नहीं होगा, मतलब तब समझ जाइएगा कि अस्तित्व नहीं है, तो फिर आगे आपको सोल्व नहीं करना है। डी ग्रेटर देन 0, अगर डी का वैल्यू 0 से ज़्यादा आ जाता है, 1 2 3 4 5 आ जाता है इस टाइप का 0 से ज़्यादा, तो समझ जाइएगा कि दो वास्तविक मूल है, किंतु दोनों मूल भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न मान आएगा, एक्स का वैल्यू आएगा यहाँ पर भिन्न भिन्न। तो इसी प्रकार से इसको सोल्व कर लीजिएगा। द्विघाती सूत्र आप लोगों को पता ही होगा, द्विघाती सूत्र क्या होता है, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये वाला फॉर्मूला से बनाना है इसको। अगर इन सभी का आंसर जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं एक पार्टिकुलर क्लास 10 का पूरा मैथ का, जो कि क्लास 10 का मैथ का ऑल टॉपिक का जो मोस्ट VBI क्वेश्चन, जितना सारा थियरम जिसमें से आएगा सभी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। और दोस्तों आप सभी के पास भी कोई अगर सवाल है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे मेरा व्हाट्सएप या टेलीग्राम या फिर डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जहां तक हो पाएगा मैं आपके लिए ज़रूर आपका हेल्प करूंगा आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।